कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का एक नया पार्ट पढ़ेंगे। अगर पिछले वीडियो के हम लोग बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था इससे जुड़े हिस्ट्री के बारे में, यानी अभी तक स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से अनुसंधान कार्य हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि इसरो का जो 1962 से लेकर विकास क्रम रहा है उसको हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री में। फिर नेक्स्ट बात करें तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, जो जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था इसके जस्ट पहले वीडियो में ऑर्बिट्स के बारे में, ऑर्बिट्स अर्थात कक्षाओं के बारे में। और मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि अगर ऑर्बिट्स को आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाले सभी वीडियो को भी आप अच्छे से क्लियर समझ लेंगे, यानी जो जो आगे हम लोग पार्ट पढ़ते जाएंगे उस सारी चीजें आपको ऑर्बिट्स के माध्यम से ही क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपने ऑर्बिट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। लेकिन अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो में आए हैं तो भी इसको आप जरूर देखकर पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी स्पेस टेक्नोलॉजी में वो है जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या इसे हम कह सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके रिलेटेड मैंने एक वर्ड बताया था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट और उसके एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हुई है क्योंकि ये स्टूडियो सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को। तो आने वाले अब जितने वीडियोस रहेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते जाएंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक को। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर हम लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती क्या है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसे ही नाम से ही क्लियर है, इसके बारे में हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सैटेलाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इनके प्रकार, और साथ ही साथ इनके एप्लीकेशंस या इनके अनुप्रयोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीन चीजें देखनी होती है हमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस पार्ट से बन सकते हैं। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखते चलिएगा और जो जो क्वेश्चंस मैं बताते जाऊंगा उसको भी थोड़ा माइंड में रखते चलिएगा ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट उसको फोकस कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले वीडियो में भी इस चीज को मैं बता चुका हूं कि अगर हमारा रॉकेट है, ये इस प्रकार से रॉकेट्स होते हैं और रॉकेट्स में ये वाले जो पार्ट रहते हैं इसमें हम लोग रखते हैं सैटेलाइट को, इस पार्ट में रखते हैं सैटेलाइट को। सैटेलाइट पूरे पार्ट को नहीं कहा जाता, सैटेलाइट केवल इस हेड वाले पार्ट में, ये पार्ट कहलाता है हेड, तो ये हेड वाले पार्ट में ही सैटेलाइट को रखा जाता है। सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, तो किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, तो ये है रॉकेट। रॉकेट इसके बारे में भी अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रॉकेट या इसे हम कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है, जिसके थ्रू सैटेलाइट को ले जाया जाता है, यानी सैटेलाइट तो यहाँ रखा हुआ है हेड में ये रॉकेट के, और रॉकेट जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसके थ्रू सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाया जा रहा है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट्स का नाम सुना होगा, जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, या जिसे हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं अभी हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद में। सेकेंड टाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट या इसे बोलते हैं हम लोग
नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं नौवहन उपग्रह, नौवहन उपग्रह। नेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा दूरसंचार उपग्रह, दूरसंचार उपग्रह, या इसे कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इस प्रकार से अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, उनके अलग अलग कार्यों के आधार पर, तो इन्हीं को ही हम लोग देखते हैं। अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ऑर्बिट्स के बारे में। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इसका रिलेशन यहाँ से मैं थोड़ा बताने वाला हूँ आपको। तो पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था तो ऑर्बिट्स मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं अलग अलग स्तर पर, उन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। और 3 प्रकार के ऑर्बिट्स के बारे में मैंने बताया था। जो सबसे नीचे वाला ऑर्बिट है वह कहला रहा था लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद वाला था मियो या मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और लास्ट वाला था जियो, या इसे हम लोग कह सकते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो ये 3 प्रकार के ऑर्बिट्स के बारे में मैंने बताया था। अब थोड़ा मैंने जो सैटेलाइट बताया उससे रिलेट करके चलते हैं आगे। तो मैंने पहला सैटेलाइट बताया था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अभी जो बताया मैंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या इसे हम कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं सुदूर संवेदी उपग्रह की, तो सुदूर संवेदी उपग्रह होते क्या हैं? ऐसे उपग्रह, देखिए सुदूर संवेदन पहले क्या होता है ये समझते हैं। जब भी किसी चीज के बारे में हमें अध्ययन करना होता है तो अब हम उसे फिजिकली टच किए बिना ही जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो यह स्टडी जो है वह सुदूर संवेदन कहलाता है, यानी रिमोट सेंसिंग कहलाता है। यानी हमें अगर अर्थ के बारे में स्टडी करना है तो हमें अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आकर किसी दूरी से हम अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं या सुदूर संवेदन कहते हैं। और इस प्रकार का अगर कोई सैटेलाइट यूज हो रहा है, यानी सैटेलाइट उस प्रकार का अध्ययन कर रहा है, तो उसे हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। अब सुदूर संवेदी उपग्रह में होता क्या है, तो इस प्रकार के सैटेलाइट में एक विशिष्ट प्रकार के कैमरे लगे रहते हैं, विशिष्ट प्रकार के कैमरे लगे रहते हैं। और ये कैमरों का काम क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसकी ऑब्जर्वेशन करना और साथ ही साथ उसकी क्लियर इमेजिंग देना, यानी उसकी स्पष्ट चित्र खींचना, इन प्रकार के सैटेलाइट का काम होता है। और उसके बेस पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो डेटा एनालिसिस करते हैं और विभिन्न प्रकार के डेटा रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ पिछले आपके ऑर्बिट से रिलेटेड है। सुदूर संवेदी उपग्रह को अगर हमें स्थापित करना है तो हमें ऐसा प्लेस चाहिए जो पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, क्योंकि नजदीक से ही स्पष्ट इमेजिंग प्राप्त होती है। जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ तो मैं कैमरे को बहुत पास में ही रखा हूँ, तो इस प्रकार जब इस वार्तालाप करनी है या फिर हम यह कहें कि स्पष्ट जब चित्र प्राप्त करना होता है तो हमें सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में रखना होता है। यह अगर हम लोग इसे कहें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो यह रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है इसको रखा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके रखने का पर्पस है कि हमें जो भी रेंज है, इसका रेंज तो कम होता है, रेंज एरिया केवल इतना ही रहेगा, लेकिन जो भी हमें चित्र प्राप्त करना है वह बहुत ही स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है इस रेंज में। तो इसलिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को याद रखिएगा हमेशा लियो में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या इसे हम कहते हैं दूरसंचार उपग्रह, दूरसंचार उपग्रह। देखिए अब दूरसंचार उपग्रह में हमें क्या चाहिए? दूरसंचार उपग्रह का यूज होता है जैसे टीवी चैनलों के प्रसारण में, तो हमें इसके लिए चाहिए कि हम इसे ऐसी दूरी पर स्थापित करें ताकि हमें जो सिग्नल रेंज है वो ज्यादा दूरी तक प्राप्त हो। तो हमें अब इससे क्या करना होगा, इन तीनों कक्षाओं में से जो सबसे दूर स्थित कक्षा है ये वाली, इसमें रखना होगा, ठीक है। तो ये वाली कक्षा में अगर कहते हैं हम इसे जियो, यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और इस कक्षा में अगर हम किसी सैटेलाइट को रखते हैं तो वह सैटेलाइट कौन सा है? जो दूर संचार उपग्रह है उस प्रकार के सैटेलाइट को जियो की कक्षा में रखा जाता है। इससे क्या होगा
जो हमारी जो सिग्नल रेंज है, अभी देख रहे हैं आप सिग्नल रेंज के लिए इतनी दूरी पे है, लेकिन अब जो हमें सिग्नल रेंज प्राप्त होगी वह कुछ अधिक दूरी तक प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इस कक्षा में रखने का उद्देश्य होता है दूरसंचार उपग्रह को, क्योंकि हमें ज्यादा दूरी तक उसका सिग्नल रेंज प्राप्त होता है। दूसरी चीज, जब भू स्थिति कक्षा में किसी उपग्रह को रखा जाता है तो यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है, यानी भू स्थिर उपग्रह में जब भी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से रोटेट होगी तो यह जो सैटेलाइट है वो भी उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा उसी वेग से, ठीक है। यानी 24 घंटे में अगर हमारी पृथ्वी एक घूर्णन अपने अक्ष पर पूरा करती है तो जो सैटेलाइट है वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अर्थात अगर ये मान लो इस एरिया में इंडिया आ रहा है तो इंडिया का एरिया हमेशा इस सैटेलाइट के कांटेक्ट में रहेगा, चाहे अर्थ रोटेट होते रहेगी तो भी यह सैटेलाइट उसके कांटेक्ट में रहेगा। अब जो मैं तीसरा सैटेलाइट बताया था अभी जो हम लोगों ने बात की वह था नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट या नौवहन उपग्रह जिसे हम कहते हैं। तो नौवहन उपग्रह की अगर बात करें तो देखिए नौवहन उपग्रह के लिए अब हमें स्पष्ट चित्र भी चाहिए, साथ ही साथ हमें जो सिग्नल रेंज है वह भी अच्छी चाहिए। तो हम लोगों ने दूरसंचार उपग्रह को तो स्थापित कर दिया लियो में स्थापित किया हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह को, क्योंकि हमें स्पष्ट चित्र चाहिए था। अब हमें स्पष्ट चित्र भी चाहिए, साथ ही साथ सिग्नल रेंज भी अच्छी चाहिए, तो हम इन दोनों के बीच की कक्षा मियो में स्थापित करते हैं। मियो में स्थापित करते हैं। तो जो प्रायः नौवहन जो उपग्रह है या नेविगेशन जो सैटेलाइट है वह मियो की कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन अब यहाँ बस एक चीज भारत के रिस्पेक्ट में याद रखिएगा कि भारत द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भारत द्वारा मियो में यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट में कोई उपग्रह प्रक्षेपित या हम कहें स्थापित, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, स्थापित नहीं किया गया है। इसका रीजन भी मैं बता रहा हूं, नहीं किया गया है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो नेविगेशन सैटेलाइट है वह मियो की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कहा कि भारत द्वारा मियो में कोई उपग्रह स्थापित नहीं किया गया है। तो क्या भारत का नेविगेशन सैटेलाइट नहीं है? तो भारत का नेविगेशन सैटेलाइट है, लेकिन जो हमारा भारत का नेविगेशन सैटेलाइट है वह जियो की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका रीजन यह है कि अगर हम लोग मियो की कक्षा में स्थापित करते हैं तो जैसे अमेरिका द्वारा नेविगेशन जो सैटेलाइट है वह मियो की कक्षा में स्थापित किया गया है और उसे पूरे अर्थ को कवर करने में लगभग 24 सैटेलाइट यानी 24 सैटेलाइट्स इस कक्षा में स्थापित करने पड़े हैं। लेकिन हमारे पास इतनी बजट ना होने के कारण हम लोगों को एक ही सैटेलाइट में यह काम करना था, तो इसलिए हम लोगों ने उसे जो जियो की कक्षा में स्थापित किया है। कुल मिलाकर आप यह चीज याद रखिएगा कि भारत द्वारा जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं या तो वह लियो में लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किए गए हैं या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी इन 3 सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। अब मैं इन तीनों सैटेलाइट को ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों ने 3 ऑर्बिट्स मैं बताया उसी के अनुसार ही हम लोग जो जो भारत द्वारा सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए हैं उसके बारे में अभी स्टडी करते चलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारत में 3 प्रकार के, अभी हम लोगों ने जो सैटेलाइट देखा उसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि जो 3 प्रकार के सैटेलाइट हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और दूरसंचार उपग्रह। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कक्षाओं के अनुसार उपग्रह के बारे में। तो पहला मैं बात करता हूं ध्रुवीय कक्षा में या ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह के बारे में। पहला मैं बात करता हूं ध्रुवीय कक्षा में स्थापित उपग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह क्या होते हैं। मैं इसे ऑर्बिट्स के अनुसार बता रहा हूं और इसमें सारे उपग्रहों को जो जो इंपॉर्टेंट है उसको इसमें सम्मिलित करते चलेंगे और उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह किसे कहेंगे? तो पहला चीज तो याद रखिएगा
ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह की एक विशेषता मैंने बताई थी कि जो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह हैं वह लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट की जो ऊंचाई है मैक्सिमम, वो हम क्या रखते हैं, तो पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई को हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह हैं उनकी पहली विशेषता है कि वह पृथ्वी के सतह के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित रहते हैं। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो हम लोग अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो इनका जो परिक्रमण रहेगा, अब देखिए ध्रुवीय शब्द आया है, ध्रुव अर्थात पोल्स, हमारे अर्थ में दो ही पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यह इसका जो परिक्रमण है वह उत्तरी ध्रुव से यानी नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की इसकी परिक्रमा रहेगी। अर्थात यह अगर हमारा अर्थ है तो यह इसका नॉर्थ और ये साउथ पोल, तो जो भी सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे उसका परिक्रमण इस प्रकार से रहेगा, यानी नॉर्थ से साउथ पोल के ओर। ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो इनका कुछ परिक्रमण काल निश्चित होता है, यानी अगर किसी उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जा रहा है तो उनका परिक्रमण काल, इसको मैं पहले भी बताया था, तो याद रखिएगा कि यह 90 मिनट से लेकर 180 मिनट तक इस प्रकार के उपग्रहों का परिक्रमण काल होगा। अगर परिक्रमण काल की बात करें या इसका जो एक चक्कर की बात करें तो यह 90 मिनट से 180 मिनट तक इन्हीं के रेंज के बीच में ही अपना एक परिक्रमण पूरा करता है अर्थ के चारों ओर। ठीक है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जब भी ध्रुवीय कक्षा में हम लोग कोई उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं तो उसके लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है, यानी जो हम कहें रॉकेट यूज होता है, तो वह जनरली रॉकेट हम लोग यूज करते हैं PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस रॉकेट को यूज करते हैं। ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, तो यह लॉन्चिंग व्हीकल इसके लिए यूज करते हैं। इतनी सारी चीजें याद रखनी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारत में या भारत द्वारा कौन कौन से उपग्रह इस कक्षा में भेजे गए हैं, ध्रुवीय कक्षा में भेजे गए भारत के उपग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा में भेजे गए अगर भारत के उपग्रहों की बात करें, ध्रुवीय कक्षा में भारत द्वारा भेजे गए उपग्रह, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे उपग्रह हैं जो ध्रुवीय कक्षा में भेजे गए हैं। ठीक है। तो पहला उपग्रह आप याद रखिएगा IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इस श्रेणी के जितने भी उपग्रह हैं IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग के जितने भी उपग्रह हैं, इसके बारे में मैं पहले भी बताया है, आप पुराना वीडियो भी देखते चलिएगा तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जो रिमाइंड होते हुए चलेंगी। ठीक है। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, और इसी सीरीज का जो IRS-1 है, IRS-1A, ठीक है, यह याद रखिएगा भारत द्वारा प्रक्षेपित या प्रचलनात्मक, भारत द्वारा प्रक्षेपित और जो प्रचलनात्मक में है प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह है, सुदूर संवेदी उपग्रह। ये चीज याद रखिएगा IRS-1A के बारे में। तो IRS-1 भारत द्वारा प्रक्षेपित जो प्रचलनात्मक प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह है या फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहें तो यह IRS-1A है। यह किस कक्षा में हम लोग स्थापित होने की बात कर रहे हैं, तो ध्रुवीय कक्षा में स्थापित है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ही इसे स्थापित किया गया है। दूसरे सैटेलाइट की बात करें तो दूसरा सैटेलाइट आप याद रखिएगा कार्टोसेट, ठीक है। कार्टोसेट आपने वर्ड सुना होगा, कार्टोग्राफी।
जिसका अर्थ होता है मानचित्रीकरण। तो यहाँ भी सेम वर्ड ही निकालिएगा, कार्टोसेट से, यानी ये इस प्रकार का सैटेलाइट है जो विशेषकर डेडिकेटेड है किसके लिए, मानचित्रों के निर्माण के लिए, यानी मानचित्रों के निर्माण के लिए डेडिकेटेड जो सैटेलाइट है यह कहलाता है कार्टोसेट। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पूछ सकता है कि मानचित्रों के लिए डेडिकेटेड कौन सा उपग्रह है, तो यह याद रखिएगा कार्टोसेट मानचित्रों के निर्माण के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद प्रथम प्रक्षेपित प्रचलनात्मक जो प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह है उसके बारे में, तो यह वर्ड याद रखिएगा IRS-1A। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक और सैटेलाइट की अगर बात करें तो याद रखिएगा मेगाट्रॉपिक। मेगाट्रॉपिक, मेगा यहाँ से हिंदी वर्ड पकड़िएगा और इसी के नाम से आप याद रखिएगा, मेघ का अर्थ होता है बादल, इसी से याद रख लीजिएगा, मेघा यानी मेघ से यहाँ हिंदी वर्ड ही निकाला गया। ठीक है, मेगाट्रॉपिक यह भारत और जो फ्रांस है, भारत और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह है, संयुक्त उपग्रह है। यह चीज याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह है मेगाट्रॉपिक। ठीक है, मेगाट्रॉपिक यूज किस लिए होता है, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है, आप उसको अपने अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं तो उसमें नोट करते चलिएगा। जो मेगाट्रॉपिक्स है वह ट्रॉपिक्स रीजन में जो वाटर साइकिल्स होते हैं उसकी स्टडी के लिए, साथ ही साथ वहाँ के जो एनर्जी ऊर्जा का जो विनिमय होगा, यानी एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा, उसके बारे में स्टडी के लिए यूज होता है मेगाट्रॉपिक सैटेलाइट। ये सारी चीजें किस कक्षा में स्थापित किए गए हैं, तो सारे ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए हैं। मेगाट्रॉपिक्स के बारे में याद रखिएगा कि जो मेगाट्रॉपिक्स है यह ट्रॉपिक्स क्षेत्रों में जल चक्र अर्थात वाटर साइकिल और एनर्जी का एक्सचेंज यानी ऊर्जा विनिमय के स्टडी के रूप में इस सैटेलाइट का यूज किया जाता है, मेगाट्रॉपिक्स का। नेक्स्ट अगर हम लोग सैटेलाइट की बात करें, नेक्स्ट अगर सैटेलाइट की बात करें तो फिर नेक्स्ट सैटेलाइट है ओशियनोग्राफ, ओशियनो सैटेलाइट। ठीक है, ओशियनो सैटेलाइट नाम याद रखिएगा, ओशियनो सैटेलाइट। ओशियनो सैटेलाइट यहाँ से भी वर्ड आप पकड़िएगा, ओशियन, ओशियन अर्थात समुद्र। ठीक है, ओशियन, ओशियनो सैटेलाइट या समुद्र के लिए जो उपयोग में लाया जाना उपग्रह है। यहाँ पर से आप यह चीज पकड़िएगा समुद्र, और इसका यूज अगर देखें आप तो यहीं से आप यूज का पता लगा सकते हैं कि जैसे समुद्रों में जो संसाधन है उनका पता लगाने, यानी समुद्रों में जो संसाधन छुपे हैं उनके बारे में पता लगाने, साथ ही साथ समुद्रों की पारिस्थितिकी का, समुद्री पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जो सैटेलाइट यूज होता है वह ओशियनो सैटेलाइट है। ठीक है, तो 3-4 सैटेलाइट हम लोगों ने अभी बात की। पहला था IRS, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कार्टोसेट, फिर मेगाट्रॉपिक और ओशियनोसेट। नेक्स्ट हम लोग सैटेलाइट की बात करते हैं तो एक है रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट। यहाँ से भी आप वर्ड पकड़िएगा रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो यह जो विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो वन है, वन, पर्यावरण, इस प्रकार के जो संसाधन हैं इसके अध्ययन के लिए जो सैटेलाइट यूज किया जाता है वह रिसोर्स सैटेलाइट है। ठीक है, तो रिसोर्स सैटेलाइट के बारे में याद रखिएगा, वर्ड पकड़िएगा रिसोर्स से, और यह संसाधन अर्थात प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, या विभिन्न प्रकार के जो वन रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं वह इस रिसोर्स सेट के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट एक सैटेलाइट की बात करें तो जो हाल ही में छोड़ा गया था 2018 में,
एक सैटेलाइट था, उसके बारे में याद रखिएगा, हाइसिस। इसका अगर पूरा नाम देखें हाइसिस, या इसका पूरा नाम देखें तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, पूरा नाम याद रखिएगा। यहाँ से नाम पूछे जा सकते हैं। यह जो सैटेलाइट है हाल ही में 2018 में छोड़ा गया था, तो यह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजीज में मैक्सिमम जो करंट में जो कार्य हुए हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हाइसिस के बारे में याद रखिएगा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। और यह किस काम आता है, तो यहाँ बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द्वारा जो हाई इमेजिंग सिस्टम है उसका यूज किया जाता है। साथ ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा यहाँ बस पता लगाया जाता है, यानी इसका यूज हम कह सकते हैं। तो यह भी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है, जैसे हम लोगों ने इसी के अंतर्गत देखा फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, और हम लोग बात कर सकते हैं इन्वायरमेंट, इस प्रकार से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होती है हमें इस हाइसिस सैटेलाइट के थ्रू प्राप्त होती है। ठीक है, यह एक विशिष्ट प्रकार की इसकी विशेषता है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज होता है, जिससे जो हमारी इमेजिंग है वह एकदम उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। यानी इसके पहले भी हम लोगों के पास बहुत सारे सैटेलाइट थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज हुआ है, जिससे हमारी जो क्लियरिटी है वह इमेजिंग की वह बहुत ही बढ़ गई है इस हाइसिस के द्वारा। ठीक है, तो इस सैटेलाइट के बारे में जानकारी आप रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2019 को एक सैटेलाइट छोड़ा गया था जिसका नाम था इमीसेट। ठीक है, इमीसेट के बारे में याद रखिएगा। इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। यह याद रखिएगा विशेषकर क्योंकि यह 1 अप्रैल 2019 को छोड़ा गया था और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। इंटेलिजेंस से याद रखिएगा कि यह प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत, प्रोजेक्ट कौटिल्य आप नाम सुने ही होंगे बार बार, चाणक्य का एक दूसरा नाम था कौटिल्य। तो प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। याद रखिएगा यह नाम। इमीसेट का जो निर्माण है वह डीआरडीओ द्वारा किया गया था। पूरा नाम अगर पूछ दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ठीक है, और प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत इसको विकसित किया गया था। इतनी सारी चीजें इसमें जाननी थी। नेक्स्ट अगर इसका यूज की बात करें तो यह यूज किसके यूज में आता है, तो यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके मेजरमेंट यानी इसके मापन में यूज होता है इस सैटेलाइट का। ईएमआई सैटेलाइट यानी इमीसेट हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। इसका जो यूज है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मापन में किया जाता है। इतने सारे सैटेलाइट के बारे में आप याद रखिएगा। उसके बाद एक अंतिम इस कक्षा में स्थापित सैटेलाइट की बात करते हैं। एक अंतिम सैटेलाइट की बात करें इस कक्षा में स्थापित, तो वह है रीसेट यानी इसका पूरा नाम देखें तो राडार इमेजिंग सैटेलाइट, पूरा नाम आप याद रखिएगा। यह भी 2019 में दिसंबर 2019 में प्रक्षेपित किया गया था, राडार इमेजिंग सैटेलाइट। और राडार इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में याद रखिएगा, इसका जो यूज है यह इसलिए यूज किया गया था, जैसे हम लोगों ने अभी एक कार्टोसेट देखा था। कार्टोसेट जो मानचित्रण में यूज होता था, साथ ही साथ जो अर्थ है उसके ऑब्जर्वेशन में भी यूज होता था। वह चीज वहां नोट करिएगा, जो कार्टोसेट है वह अर्थ के ऑब्जर्वेशन में भी यूज होता था। तो अर्थ के ऑब्जर्वेशन में
यूज करने के लिए यह सैटेलाइट भी स्थापित किया गया था। जो रीसेट है वह अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए स्थापित किया गया था। साथ ही आप यहाँ से एक चीज और जान सकते हैं कि राडार इमेजिंग सैटेलाइट, यानी यहाँ अन्य जो देशों द्वारा राडार बिछाए जाते हैं उसका भी क्लियर इमेज ले सकता था, यानी उसके बारे में भी हमें जानकारी दे सकता था यह रीसेट। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा जो ध्रुवीय कक्षा में स्थापित उपग्रह है उनके बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट है जो भूस्थितिक कक्षा में स्थापित उपग्रहों के बारे में देखते हैं। मैंने बताया था कि मियो में भारत का कोई भी उपग्रह स्थापित नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं भूस्थितिक कक्षा में स्थापित उपग्रहों के बारे में। तो नेक्स्ट जो देखते हैं वह है भूस्थितिक कक्षा में स्थापित उपग्रह। भूस्थितिक कक्षा में स्थापित उपग्रह। अगर इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो भूस्थितिक कक्षा में स्थापित उपग्रह किसे कहेंगे, तो पहले तो याद रखिएगा कि भूस्थितिक कक्षा में जो भी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उनकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से अगर ऊंचाई देखें तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर की होगी। ठीक है, भूस्थितिक कक्षा में जो भी उपग्रह स्थापित होंगे उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, दूसरा चीज बात करें तो इनका जो परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल, जैसे हम लोगों ने देखा लियो में स्थापित उपग्रहों का परिक्रमण काल या ध्रुवीय कक्षा में स्थापित उपग्रहों का परिक्रमण काल 90 मिनट से 180 मिनट तक होता था। तो यहाँ पर जो परिक्रमण काल है यह पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर अर्थात 24 घंटे का होगा। यह चीज याद रखेगा कि जो परिक्रमण काल है भूस्थितिक कक्षा में स्थापित उपग्रहों का वह 24 घंटे का होगा। और तीसरा चीज इसमें याद रखेगा कि यह पृथ्वी के सापेक्ष यह जो उपग्रह है पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। अभी इसके बारे में मैंने बताया था कि जब भी भूस्थितिक कक्षा में कोई भी उपग्रह स्थापित किया जाएगा, चूंकि वह पृथ्वी के घूर्णन के बराबर समय में ही अपना एक परिक्रमण पूरा कर ले रहा है वह सैटेलाइट, इसलिए वह जिस भी दिशा में होगा या जिस क्षेत्र में भी जाएगा पृथ्वी के उस क्षेत्र के सापेक्ष हमेशा स्थिर रहेगा। तो यह याद रखिएगा तीसरा पॉइंट कि पृथ्वी के सापेक्ष वह हमेशा स्थिर रहेगा। अब हम लोगों ने जैसे पिछले वाले में देखा कि जो लियो में स्थापित या ध्रुवीय कक्षा में स्थापित जो उपग्रह होते हैं उसमें विशिष्ट प्रकार के कैमरे लगे होते हैं, लेकिन अब हमें जब भूस्थितिक कक्षा में स्थापित उपग्रहों की बात करेंगे तो यहाँ की जो मुख्य संरचना होगी, इसे मैं एक संरचना नाम दे रहा हूँ कि इस प्रकार के उपग्रहों में जो मुख्य संरचना होगी वह याद रखिएगा ट्रांसपॉन्डर्स होंगे। ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं, तो ट्रांसपॉन्डर्स को उपग्रहों में स्थापित किया जाता है। अगर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं तो ट्रांसपॉन्डर इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, जैसे ये सैटेलाइट हो गया और अगर ये सैटेलाइट की ये सोलर पैनल्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं। हालांकि यहाँ एंटीना भी लगा होता है और एक राडार डिटेक्टिंग के लिए भी लगा होता है। इस प्रकार यहाँ पर छोटे से ये ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं। और ट्रांसपॉन्डर्स का कार्य क्या होता है, तो जो ट्रांसपॉन्डर्स का कार्य है यह उच्च आवृत्ति के सिग्नल को कम आवृत्ति के सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा ट्रांसपॉन्डर्स का काम क्या है कि यह पृथ्वी द्वारा जो भेजने वाली हाई फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होते हैं उसको लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका रीजन भी बताऊंगा कि यह क्यों हो रहा है। इसका अगर हम लोग डायरेक्ट एक डाटा के इमेज के माध्यम से अगर इसको बताऊं तो यहाँ से जो सेंडर है वहां से जो जाती है सैटेलाइट में वह हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं, यानी यहाँ से जो सिग्नल जा रहे हैं वह हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं, जबकि यह जो ट्रांसपॉन्डर है वह इसको लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है और फिर यहाँ से अर्थ में इसको रिसीव कर लिया जाता है। यहाँ से जब सेंड किया जाता है सिग्नल्स को
तो वह हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं, जबकि ट्रांसपोंडर उसे कन्वर्ट करके लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल द्वारा भेज दिया में लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे रिसीवर वहां पर रिसीव कर लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो प्रकीर्णन है या स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन प्रकीर्णन वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के या कहें फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे हमारा प्रकीर्णन अगर ज्यादा होता है या हम कह सकें फ्रीक्वेंसी अगर हमें ज्यादा प्राप्त होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वहां पर सिग्नल का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, यानी फैलाव ज्यादा होगा। तो हमें जो रिसीवर जो सिग्नल पहुंचाने हैं वह डायरेक्ट ना पहुंचकर कुछ फैले हुए यानी कम मात्रा में पहुंचेंगे। तो हमें जब लंबी दूरी तक इस प्रकार लंबी दूरी तक सिग्नल प्राप्त करना होता है, यानी सिग्नल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करनी होती है, तो हमें प्रकीर्णन कम चाहिए रहता है। और प्रकीर्णन कम कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी की मात्रा कम होगी। तो यही काम करता है ट्रांसपोंडर, जब यहाँ से ट्रांसपोंडर द्वारा उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाता है तो प्रकीर्णन भी कम होता है। और इस प्रकार से जो दूर संचार के लिए जो उपयुक्त चीज है वह ट्रांसपोंडर ही है। ट्रांसपोंडर का काम होता है कि यह प्रकीर्णन को क्या कर देगा? कम कर देगा, जिससे जो सिग्नल है वह लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकते हैं। तो यह छोटा सा चीज है, आप इसको याद रखिएगा। ट्रांसपोंडर का मुख्य कार्य, यहाँ पर मेन चीज याद रखिएगा, इसका मुख्य कार्य होगा कि यह लंबी उच्च आवृत्ति के सिग्नल को कम आवृत्ति के सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भू स्थिति कक्षा में भारत द्वारा प्रेषित उपग्रहों के बारे में। भू स्थिति कक्षा में भारत द्वारा प्रेषित उपग्रह या भारत द्वारा स्थापित उपग्रह भी आप लिख सकते हैं। तो भू स्थिति कक्षा में कौन कौन से उपग्रह भारत द्वारा स्थापित किए गए हैं इसके बारे में हम लोग देखें। भारत द्वारा भू स्थिति कक्षा में स्थापित उपग्रहों की बात करें तो आप उपग्रहों के नाम याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा इनसेट, इसका पूरा नाम देखें तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और इनसेट सीरीज के जितने भी उपग्रह हैं आप देखेंगे इनसेट 1 से 1A 1B 1C 1D इस प्रकार से, यानी इनसेट के अगर देखें तो बहुत सारे जो प्रसंस्करण हैं इनसेट 1 और 1 में फिर आगे जाएंगे तो A B C D तक, फिर इनसेट 2 में जाएं, इनसेट 2 तो A B C D E तक, फिर इनसेट 3 में जाएं A B C D E, ये इस प्रकार से, यानी इनसेट 1A इनसेट 1B इनसेट 1C इनसेट 1D इस प्रकार के जितने भी इनसेट के प्रसंस्करण हैं वो सारे के सारे भू स्थिति कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा अगर बात करें तो इसी का फिर बाद में नाम चेंज करके जीसैट कर दिया गया था, ठीक है। और जीसैट में दो महत्वपूर्ण सैटेलाइट के बारे में आप नाम याद रखिएगा। इसको मैंने हिस्ट्री में भी बताया था। जीसैट 29 और जीसैट 11, ये दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जीसैट 29 और जीसैट 11। जीसैट 29 भारत द्वारा प्रक्षेपित, यानी भारत से इसको प्रक्षेपित किया गया था, भारत की भूमि द्वारा प्रक्षेपित, भारत का सर्वाधिक भारी उपग्रह है। जबकि जीसैट 11 की बात करें तो इसे भारत से प्रक्षेपित नहीं किया गया था, लेकिन यह भारत का सर्वाधिक भारी उपग्रह है। अगर इसके वजन की बात करें तो यह 5854 kg यानी 5854 kg, और इसकी बात करें तो यह लगभग 3500 kg, आप याद रखिएगा 3400 समथिंग है लेकिन आप 3500 kg के आसपास याद रखिएगा। जीसैट 29 को भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और यह भारत द्वारा प्रक्षेपित सर्वाधिक भारी उपग्रह है। जबकि जीसैट 11 की बात करें तो यह विदेश से प्रक्षेपित किया गया था, यानी भारत की भूमि से इसे प्रक्षेपित नहीं किया गया था, लेकिन यह भारत का सर्वाधिक भारी उपग्रह है, ठीक है। तो इस जीसैट के बारे में भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट फिर आप याद रखिएगा एक नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में। नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में मैंने बताया था कि जो भारत के नेविगेशन सैटेलाइट है वह मियो में स्थापित ना होकर जियो में ही स्थापित है। तो एक नेविगेशन सैटेलाइट की बात करें तो नेविगेशन सैटेलाइट की बात करें तो एक आप नाम याद रखिएगा IRNSS, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इसी श्रृंखला का जो
IRNSS है, इसके बारे में मैंने बताया था कि IRNSS-1 इसे प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, ठीक है, 2013 में। और यह भारत का प्रथम रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, जिसे भारत से प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। इसके बारे में मैंने हिस्ट्री में भी बताया हुआ है, तो यहाँ याद रखिएगा नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मौसम संबंधी सैटेलाइट के बारे में। मौसम संबंधी सैटेलाइट के बारे में, और मौसम संबंधी सैटेलाइट के बारे में याद रखिएगा एक नाम मेटसेट, या इसका बाद में नाम कर दिया गया था कल्पना 1, ठीक है। यह भारत का पहला मौसम संबंधी सैटेलाइट था। इसके बारे में याद रखिएगा, या तो आपसे मेटसेट नाम पूछा जा सकता है या कल्पना 1 के नाम से पूछा जा सकता है। तो यह दोनों ही, या तो मेटसेट या कल्पना 1, क्योंकि बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था कल्पना 1। तो यह मौसम संबंधी उपग्रह है, भारत का प्रथम मौसम संबंधी उपग्रह बात की जाए तो यह मेटसेट हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक इनसेट 3D, इसी श्रृंखला का, जैसे अब हम लोगों ने इनसेट पढ़ा था, तो इनसेट 3D इसके बाद सबसे, अभी वर्तमान का देखें तो सबसे उन्नत मौसम संबंधी उपग्रह है, ठीक है। इनसेट 3D की बात करें तो यह वर्तमान में सबसे उन्नत जो मौसम संबंधी उपग्रह है उस प्रकार में है, क्योंकि इसकी जो साउंडिंग की बात करें प्लस जो इसकी इमेजिंग की बात करें वह बहुत ही क्लियर है। यानी ये साउंडिंग सिस्टम और इसका इमेजिंग सिस्टम बहुत ही क्लियर है। और इनसेट 3D जो भारत का सबसे उन्नत किस्म का मौसम संबंधी उपग्रह है, यह चीज इसमें याद रखिएगा मौसम संबंधी उपग्रह के बारे में। फिर नेक्स्ट एक मैं लास्ट सैटेलाइट की बात करता हूँ और फिर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। तो एक लास्ट सैटेलाइट की बात करें तो वह याद रखिएगा, आपने बहुत बार नाम सुना होगा इस सैटेलाइट के बारे में, और वह है एड्यूसेट, ठीक है। एड्यूसेट जो भारत का प्रथम शिक्षा संबंधी उपग्रह है, यानी शिक्षा को समर्पित उपग्रह। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट कि शिक्षा को समर्पित उपग्रह कौन सा है, या शिक्षा हेतु जो डेडिकेटेड सैटेलाइट है वह उपग्रह कौन सा है। तो यह भारत का पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह है एड्यूसेट के नाम से, ठीक है। एड्यूसेट के नाम से इसका मुख्य कार्य है दूरस्थ शिक्षा, यानी इसके माध्यम से दूरस्थ शिक्षा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वीसेट के बारे में। वीसेट क्या होता है कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मान लो किसी कॉलेज को एक वीसेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, और किसी मेन कॉलेज से या मुख्य कॉलेज से फिर अलग अलग कॉलेज जो संबंधित छोटे छोटे कॉलेज हैं उनको अगर वीसेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, तो एक जगह जब भी सेमिनार प्रोग्राम होता है तो उन सारे क्षेत्रों में सैटेलाइट के थ्रू ही प्रसारण होता है, और इस वीसेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। वर्तमान में तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे अभी हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो यह इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, लेकिन इससे कुछ समय पहले या अभी भी यह यूज होता है वीसेट टेक्नोलॉजी, जिसमें सैटेलाइट के थ्रू अलग अलग क्षेत्रों में ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाई जाती हैं। यह वीसेट टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। तो इतनी सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, इस पार्ट में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वह जल्द से जल्द आएंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी साउंडिंग से रिलेटेड या किसी प्रकार के, जैसे मैंने ये जो अभी नया जो बोर्ड लगाया हुआ है यह पिछले कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो अगर आपको इस प्रकार से कोई समस्या आ रही है या अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड भी कोई समस्या आ रही है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही मेरे को आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पता चलती हैं। आपके जो पुराने कमेंट्स आए थे जिसमें आप लोगों ने बार बार टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में जिक्र किया था कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं, तो इन्हीं ये जो स्टूडियो सेटअप के प्रॉब्लम के कारण ही मैं थोड़ी सी देर हुई थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी होंगी और सिलेबस को जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।